नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर मैं लेके आता हूँ रोजाना एजुकेशनल वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे करंट अफेयर जनरल स्टडी के वे क्वेश्चन जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। और इस क्वेश्चन में जो आपसे पूछा जा रहा है वो चंद्रशेखर लिमिट के बारे में पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, रिसेंटली इन न्यूज चंद्रशेखर लिमिट रेफर्स टू, यानी कि आपको ये बताना है कि ये चंद्रशेखर लिमिट है किस चीज को रेफर करता है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है द थियोरेटिकल मैक्सिमम मास ऑफ व्हाइट ड्वार्फ स्टार कैन हैव एंड स्टिल रिमेन व्हाइट ड्वार्फ। ये ड्वार्फ की बात की जाए, ड्वार्फ की अगर हम बात करें तो जैसे प्लूटो को डिक्लेयर कर दिया गया ड्वार्फ प्लैनेट, यानी कि जो बोना ग्रह होता है उसके बारे में बात की जा रही है कि उसमें मैक्सिमम मास जब होता है और वो व्हाइट बना रहता है, उसके बारे में है ये चंद्रशेखर लिमिट। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है। ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है कि मैक्सिमम पॉसिबल मास ऑफ ए ब्लैक होल। ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है द लार्जेस्ट एक्सप्लोरेशन ऑफ स्टार दैट मेक्स प्लेस इन स्पेस, यानी कि आप ये बोल सकते हो कि चंद्रशेखर लिमिट का मतलब ये है कि स्पेस के अंदर जो लार्जेस्ट एक्सप्लोरेशन जो होता है, ठीक है, उसको बोला जाता है चंद्रशेखर लिमिट। और ऑप्शन डी के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है द ग्रेटेस्ट स्ट्रेस दैट कैन बी अप्लाइड टू ए मटीरियल विदाउट कॉजिंग डिफॉर्मेशन, यानी किसी भी मटेरियल के ऊपर सबसे ज्यादा जो प्रेशर क्रिएट कर सकते हो, स्ट्रेस डाल सकते हो, उसके बारे में बोला जा रहा है, तो उसे चंद्रशेखर लिमिट को रेफर कर सकते हैं। तो इन चार ऑप्शन में से आपके अकॉर्डिंग करेक्ट ऑप्शन आपका क्या है? चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके बताइए सही आंसर आपका क्या है। तो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है, यानी कि जो चंद्रशेखर, जो हमारी कंट्री में जो साइंटिस्ट थे, ठीक है, एस चंद्रशेखर, जिसे सुब्रमण्यम चंद्रशेखर पूरा नाम इनका, इन्होंने एक लिमिट बताई थी जिसके उस लिमिट का नाम इनके नाम पे ही पड़ गया, यानी कि आप ये बोल सकते हो चंद्रशेखर लिमिट। उसके अकॉर्डिंग ये है कि एक थ्योरेटिकल मैक्सिमम मास है किसी भी व्हाइट ड्वार्फ प्लैनेट का, स्टार का, जो कि वो अपने अंदर जो मैक्सिमम व्हाइट रहता है उसके बारे में है। तो यानी कि आप ये बोल सकते हो कि करेक्ट आंसर जो हमारा हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विद रेफरेंस टू इंडियाज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे शॉर्ट में हम एआई भी बोलते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। आपके पास ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये सेकंड स्टेटमेंट है, ये दो स्टेटमेंट आपको दे दिए गए। अब आपको ये बताना है कि भी करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। स्टेटमेंट 1 में आपसे बोला जा रहा है द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज रिलीज द नेशनल स्ट्रेटजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर हमारी कंट्री में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी ने एक स्ट्रेटजी रिलीज की है अभी रिसेंटली, इसके बारे में बोला जा रहा है। स्टेटमेंट 2 में आपसे बोला जा रहा है इंडिया हैज ज्वाइंड द ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज फाउंडिंग मेंबर, यानी कि आप ये बोल सकते हो कि हमारी कंट्री इंडिया ने अभी रिसेंटली इंटरनेशनल लेवल पर एक फॉरम ज्वाइन किया है, कह सकते हैं एक पार्टनरशिप फॉरम ज्वाइन किया है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर है, और इंडिया इसका फाउंडर मेंबर भी बन गया है, जिसे शॉर्ट में आप GPAI बोल सकते हो, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन सी में बोला जा रहा है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू, इट मींस ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है? चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, यानी कि आप ये बोल सकते हो जो सेकंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है कि हमारी कंट्री में या फिर वर्ल्ड वाइड अब क्या हो रहा है कि चीजें चेंजेस हो रही है, यानी कि ये टेक्नोलॉजी में काफी चेंजेस आ गए। जो ह्यूमन जो काम करते थे उन कामों को मशीन से अब करवाने पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है, इसी चीज को आप कह सकते हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी हमारी कंट्री में क्या हुआ रिसेंटली, नीति आयोग ने, यानी कि जो आप मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोला जा रहा है, उन्होंने नहीं बल्कि नीति आयोग ने, यानी कि आप बोल सकते हैं नीति आयोग ने एक स्ट्रेटजी लॉन्च की है जिसका नाम रखा है नेशनल स्ट्रेटजी ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसी के बिहार पर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, जो कि एजुकेशन सेक्टर पे, एग्रीकल्चर पर, हेल्थ केयर पर,
ई कॉमर्स पर, फाइनेंस, टेलीकम्युनिकेशन। इन मेन जो ये फैक्टर है, ये जो फील्ड है, इस फील्ड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जाएगा। इसके लिए एक प्लानिंग तैयार की गई है नीति आयोग के द्वारा, ठीक है। यानी कि आप ये बोल सकते हो जो फर्स्ट स्टेटमेंट 1 था आपका, वो गलत हो गया। गलत होने की वजह ये है, इसे मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि ये नीति आयोग ने ये प्लान रिलीज किया है। हाँ, अभी ये दूसरी स्टेटमेंट जो आपके पास है, यानी स्टेटमेंट 2 है, जिसमें ये बोला गया कि अभी इंडिया ने, यानी हमारी कंट्री ने ग्लोबल लेवल पर एक पार्टनरशिप पर साइन किया है, जिसे हम बोल सकते हैं ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और हमारी कंट्री इसके फाउंडर मेंबर में से एक बन गई है। ये बात बिल्कुल करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर हमारा बी हो गया, मतलब सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट हो गया हमारा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है फॉरेन कंट्रीब्यूशन के बारे में, यानी कि आप ये बोल सकते हो हमारी कंट्री में दूसरी कंट्री से, यानी कि इंडिया के अंदर अदर देन इंडिया, बाहर की कंट्री से जो फंड आता है उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। यानी कि यूएसए से या फिर किसी और कंट्री से अगर कुछ पैसा आता है, यानी कोई करेंसी आती है, उसे आप बोल सकते हैं फॉरेन कंट्रीब्यूशन। तो उसके रिगार्डिंग में क्वेश्चन है आपसे कि विद रेफरेंस टू फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2020 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी कि जो अभी जो अमेंडमेंट किया जा रहा है फॉरेन कंट्रीब्यूशन के, जो हम रिसीव करते हैं, उसके रिगार्डिंग में ये आपके पास फर्स्ट स्टेटमेंट है और नीचे सेकंड स्टेटमेंट है। इन दोनों स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। स्टेटमेंट 1 में आपसे बोला जा रहा है इट प्रोहिबिट पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम रिसीविंग फॉरेन कंट्रीब्यूशन, यानी कि जो लोग गवर्नमेंट जॉब में, यानी गवर्नमेंट के किसी भी फील्ड से एसोसिएटेड है, पब्लिक सर्वेंट है, वो अब इंटरनेशनल करेंसी रिसीव नहीं कर सकते। आप ये बोल सकते हैं कि स्टेटमेंट 1 में बोला जा रहा है। स्टेटमेंट 2 में आपसे बोला जा रहा है इट मेक्स आधार नंबर मैंडेटरी फॉर रिसीविंग फॉरेन कंट्रीब्यूशन, यानी कि बाहर से अगर कोई पैसा किसी को रिसीव करना है तो उसके लिए आधार नंबर मैंडेटरी हो गया है कि भी उसे मेंशन करना, ठीक है। ये स्टेटमेंट 2 है आपके लिए। इन दोनों स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए आपको बताना है कि भी करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है बोथ फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अगर हम बात करें ऑप्शन डी की, तो इसमें बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू, इट मींस ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है, चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि अगर हम किसी और कंट्री से, ठीक है, चाइना से रिसीव कर ले या फिर यूरोपियन कंट्री से डॉलर पौंड वगैरह या फिर यूरो वगैरह रिसीव कर रहे हैं या फिर डॉलर रिसीव कर रहे हैं, या कहने का मतलब ये है कि हमारी कंट्री में से बाहर से अगर कोई करेंसी आएगी तो उसके लिए अब ये हो गया कि उसके लिए नियम कानून थोड़े चेंज कर दिए गए। यानी कि आप ये बोल सकते हो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट में कुछ अमेंडमेंट किए जा रहे हैं। 2010 में ये इनिशियली ये एक्ट आया था, अब क्या किया जा रहा है इसके अमेंडमेंट करके, यानी कि आप ये बोल सकते हो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2010 को रेगुलेट करके इसे अब 2020 अमेंडमेंट एक्ट बनाया जा रहा है। और इसके अंदर ये प्रोविजन रखा गया है कि जो भी जितने भी बार पब्लिक सर्वेंट हैं, ठीक है, उनको अब बाहर से करेंसी रिसीव नहीं कर सकते। यानी कि आप उसके ऊपर एक तरह से कह सकते हो स्ट्रिक्टनेस लगाई जा रही है। साथ ही साथ ये भी डिसीजन लिया गया है कि जो लोग रिसीव कर रहे हैं उनको अब आधार नंबर शो करना, यानी कि आधार नंबर बताना मैंडेटरी हो गया है आपसे। यानी कि आप ये बोल सकते हैं ये दोनों ही स्टेटमेंट आपके करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो गया। स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है ज्ञानपीठ अवार्ड के बारे में, जैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार भी आप बोल सकते हो, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यानी कि ये एक लिटरेचर की फील्ड में दिया जाने अवार्ड के बारे में आपसे बात की जा रही है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, विद रेफरेंस टू ज्ञानपीठ अवार्ड कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी कि ज्ञानपीठ अवार्ड को ध्यान में रखते हुए आपको ये फर्स्ट स्टेटमेंट और ये सेकंड स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ लेना है, और उसके बाद जो भी स्टेटमेंट है ये दोनों, उनमें से चूज करना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट आपको करेक्ट लग रहे हैं। स्टेटमेंट 1 में बोला जा रहा है द अवार्ड इज गिवन फॉर लिटरेरी वर्क इन इंडियन लैंग्वेज ओनली, यानी कि हमारी कंट्री में जो 22 लैंग्वेज है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो मेंशन है, सिर्फ और सिर्फ इन लैंग्वेज के अंदर अगर कोई लिटरेचर का कोई अच्छा काम करता उसी को ये ज्ञानपीठ अवार्ड दिया जाएगा। स्टेटमेंट 1 है। स्टेटमेंट 2 में बोला जा रहा है द अवार्ड इज ओपन ओनली फॉर इंडियन सिटीजन, यानी कि हमारी कंट्री के जो सिटीजन है सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को यह अवार्ड दिया जाएगा। ये आप बोल सकते हो स्टेटमेंट 2 में आपसे बोला जा रहा है। तो ये दो स्टेटमेंट हो गए, दोनों स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको चूज करना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है।
ऑप्शन ए में बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी में बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है बोथ यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉर टू यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट ना वन करेक्ट है ना सेकंड करेक्ट है। तो भी करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये आपको चूज करना है अपने इस ऑप्शन में। तो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करूं मैं तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है बी। बी का मतलब ये कि ओनली सेकंड जो है स्टेटमेंट वो करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। अब गलत होने की वजह ये है कि जो ज्ञानपीठ अवार्ड है, ज्ञानपीठ अवार्ड जो कह सकते हो हमारी कंट्री में लिटरेचर की फील्ड में दिया जाने वाला ये हाईएस्ट अवार्ड है। ये बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये बात तो बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन जो ये बोला गया कि सिर्फ और सिर्फ इंडियन लैंग्वेज में ही दिया जाता है, ये बात गलत है। इंडियन लैंग्वेज के साथ साथ इसमें इंग्लिश और ऐड कर दिया गया है, यानी कि आप ये कह सकते हो इंडियन लैंग्वेज के साथ साथ इंग्लिश के में भी अगर कोई लिटरेचर वर्क करता है तो उसे ये अवार्ड दिया जाएगा। यानी कि आप ये बोल सकते हो भी जो स्टेटमेंट वन था आपका वो क्या हो गया, वो गलत हो गया। ओनली इंडियन लैंग्वेज नहीं है, इंडियन लैंग्वेज प्लस इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश में भी जो कोई अच्छा काम करता है उसे भी अवार्ड दिया जाएगा। अभी क्या हुआ कि 2019 में एक ऑथर को जो कि इंग्लिश राइटर हैं या इंग्लिश ऑथर है उन्हें यह अवार्ड दिया गया है। अमिताभ घोष जो है फर्स्ट ऐसे अदर देन इंडियन लैंग्वेज के ऑथर बन गए हैं जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, और ये 54th अवार्ड दिया गया 2019 में। तो यानी कि आपको ये भी पता लग गया कि भी ये जो अवार्ड दिया जाता है ये अवार्ड इंडियन लैंग्वेज में और इंग्लिश लैंग्वेज में अगर कोई अच्छा काम करता है हमारी कंट्री में उसे ये अवार्ड दिया जाता है। साथ ही साथ आपको ये पता लग गया कि 54th अवार्ड किसको दिया गया, अमिताभ घोष को ये अवार्ड दिया गया। किस फील्ड में, तो वो समझ सकते हो आप लिटरेचर के फील्ड में, ठीक है। यानी कि ये हो गया कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो थोड़ा गलत हो गया। अगर हम बात करें सेकंड स्टेटमेंट की कि जिसमें ये बोला गया कि ओनली फॉर इंडियन सिटीजन, हाँ ये बात सही है बिल्कुल, यानी कि फॉरेनर को, यानी कि जो विदेशी होते उनको ये अवार्ड नहीं दिया जाता, सिर्फ इंडियन ओरिजिन के जो लोग हैं यानी कि हम इंडियंस को ही ये लैंग्वेज इस अवार्ड को दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार सिर्फ उनके लिए है। तो ये बोल सकते हो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। थोड़ा और जान लेते हैं इस अवार्ड के बारे में। इस प्राइज में या इस अवार्ड में क्या होता है कि जिसे भी जो भी ये रिसीव करता है अवार्ड उसे 11 लाख रुपीस कैश प्राइज भी दिया जाता है। साथ ही साथ माँ सरस्वती की उसे ब्राउन्स की एक तरह से कह सकते हैं एक मूर्ति भी दी जाती है। यानी और ये जो पुरस्कार है, ये जो अवार्ड है, इसे जो स्पॉन्सर करती है वो एक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है भारतीय ज्ञानपीठ, वो इस अवार्ड को देती है। तो भाई ज्ञानपीठ अवार्ड के बारे में काफी कुछ आपको पता लग चुका है। चलिए आपके लिए क्वेश्चन ये रहेगा कि ये बताना मुझे कि ज्ञानपीठ अवार्ड को फर्स्ट टाइम किसको दिया गया था, ये आप बताएंगे कि फर्स्ट टाइम ज्ञानपीठ अवार्ड को रिसीव करने वाले ऑथर, राइटर, पोइट कौन है, ये आपको बताना है, और किस लैंग्वेज से वो जुड़े हुए ये भी आपको बताना है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विद रेफरेंस टू लोक अदालत कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी कि लोक अदालत को ध्यान में रखते हुए आपको चेक करना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये सेकंड स्टेटमेंट है, ये थर्ड स्टेटमेंट है। तो 3 स्टेटमेंट आपके पास हो गए, आपको चूज करना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। स्टेटमेंट 1 में बोला जा रहा है इट इज कंपोनेंट ऑफ अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजुलेशन, यानी कि जो डिस्प्यूट होता है, कोई केस वगैरह जो होता है उसे सॉल्व करने का एक अल्टरनेटिव के रूप में ये काम करता है लोक अदालत। स्टेटमेंट 1 में ये बोला जा रहा है। स्टेटमेंट 2 में आपसे बोला जा रहा है इट हैज कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही आप बोल सकते हैं ये चीज मेंशन है कि भी लोक अदालत जैसा कॉन्सेप्ट हमारी कंट्री में होगा। यानी कि आप ये बोल सकते हैं जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब से ये एग्जिस्ट करता है हमारी कंट्री के अंदर। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है इट डील विद ओनली सिविल मैटर, यानी कि सिविल मैटर जो होते हैं सिर्फ उसी को डील करता है लोक अदालत। तो ये 3 स्टेटमेंट हो गए आपके पास, आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, ठीक है। ऑप्शन ए में बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी में बोला जा रहा है सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है 1 2 3 यानी कि फर्स्ट 3 स्टेटमेंट, यानी कि तीनों के तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो भाई करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है, चलिए ऑप्शन को चूज कर लीजिए। और हाँ, लास्ट में कमेंट पे अपना स्कोर भी आपको बताना है। भाई अगर वीडियो लाइक नहीं किया आपने तो वीडियो लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि जब आप वीडियो लाइक करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए और अच्छे कंटेंट लाता हूँ। अच्छा, आप समझ लेते हैं ये लोक अदालत के बारे में जो क्वेश्चन पूछा गया था। तो जैसा कि आप पिक्चर में आप देख सकते हैं कि कई बार क्या होता है कि नॉर्मल जो केस की प्रोसीडिंग होती है वहां पे जाने की वजह लोग जब आपस में खुद से ही मैटर को लोक अदालत में सुलझा लेते हैं
तो भाई ये एक अल्टरनेटिव तरीका होता है जहां लोग अपने जो भी डिस्प्यूट चल रहे होते हैं किसी भी बात को लेकर के उसे रिजॉल्व कर लेते हैं, उसे सॉल्व कर लेते हैं। यानी कि आप ये बोल सकते हो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट की। तो सेकंड स्टेटमेंट में बोला गया था कि इसके अंदर ये है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अंदर ऑलरेडी मेंशन है, यानी कि ये बोला जा सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है बल्कि ये स्टैच्यूटरी बॉडी है। यानी कि इसे एक हमारी कंट्री में एक लॉ को पास करके इस लोक अदालत की स्थापना की गई है। यानी कि आप ये बोल सकते हो ये एक तरह का जो लॉ जो पास हुआ था लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। ये एग्जिस्टेंट में हमारी कंट्री में आया था। तो सेकंड स्टेटमेंट जो हो गया वो गलत हो गया और नालसा ही इसके अंदर काम करने वाली अथॉरिटी है। नालसा का मतलब है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं थर्ड स्टेटमेंट की, जिसमें यह बोला गया था कि ओनली सिविल मैटर जो है सिर्फ उसी को डील करेंगे, सिविल मैटर के अलावा और किसी भी मैटर को डील नहीं करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। ये सिविल के साथ साथ क्रिमिनल डिस्प्यूट भी अगर कोई चल रहा है उसको भी ये सॉल्व कर सकते हैं अल्टरनेटिव तरीके से। तो आप ये बोल सकते हो कि सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है, थर्ड स्टेटमेंट भी गलत है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट जो है सिर्फ वो करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो गया, ठीक है। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भी आपका स्कोर कितना है और वीडियो को लाइक जरूर करिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके, और कमेंट करके आप सजेशन भी दे सकते हैं कि आप इस वीडियो में क्या क्या चेंजेस चाहते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है, ठीक है। वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए फर्दर अपडेट के लिए। कई बार क्या होता है आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता, तो आप टेलीग्राम पे मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करता हूँ साथ के साथ मैं खुद मैसेज करता हूँ, यानी कि उसमें आपको इन्फॉर्मेशन इमीडिएट आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में ही है। और किसी भी वीडियो को आप रिवीजन करना चाहते हैं इस तरह की वीडियो, तो स्क्रीन पे जो वीडियो आ रही है इसे देख करके आप रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही है।